चलिए, आपको पता है हम अपने यूपीएसआई के क्वेश्चन कर रहे थे और हम उसमें 10 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आगे हम उससे आगे के क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस सीरीज में जो हम जाना चलेगा, हम ना देखो यूपीएसआई, आपके यूपी पुलिस, टेट, सीटेट, जितने भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर आए हुए हैं वो हम सारे क्वेश्चन करेंगे। ये नहीं कि यूपीएसआई का तो आपका दूसरे एग्जाम में नहीं आ सकता है, किसी में भी आ सकता है, तो इसलिए आप इसे प्रैक्टिस को जरूर देखिए। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं, आ जाइएगा। क्या क्वेश्चन दे रखा है? देखिए दे रखा है इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। आपको पता है भाववाचक संज्ञा आप किससे बना सकते हैं? आप इसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय किसी से भी बना सकते हैं। अब क्वेश्चन इसने क्या पूछा है? क्वेश्चन से हमारे से पूछा है कि इसमें से है ना क्रिया से कौन सी नहीं बनी है। चलिए देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट पे दे रखा है इसमें लड़ाई, सेकंड पर है हमारा कमाई, थर्ड पर आता है हमारा भलाई और फोर्थ पर कौन सा आ जाता है हमारा पढ़ाई। तो देखिए जो लड़ाई है, आपको पता है क्या ना क्रिया कैसी होती है? अगर आप धातु में ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तब हमारी बन जाती है क्रिया। कैसे? जैसे देखिएगा मैंने यहां लिखा, देखो मैंने लिखा पढ़, ठीक है, और इसमें अगर ना प्रत्यय जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। तो ये क्या है? ये हमारी क्रिया है। तो पढ़ना से क्या बन जाता है? हमारा पढ़ाई, ठीक है, भाववाचक में बन जाता है। जैसे इसमें दे रखा है लड़ाई, ठीक है, तो लड़ प्लस आई, लड़ प्लस आई क्या हो जाती है? लड़ाई। लड़ प्लस आई क्या हो जाती है? हमारी लड़ाई। जैसे दे रखा है इसमें कमाई, तो क्या हो जाएगा? देखिए काम प्लस आई क्या हो जाएगा? काम प्लस आई क्या हो जाएगा? हमारा कमाई, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है? लड़ाई, भलाई, पढ़ाई, ये सब क्या है? हमारी क्रिया से बन गया। लेकिन ये जो भलाई है, देखो इसमें अगर मैं भल लिख देती हूं, भल, अगर इसमें ना प्रत्यय लगा दूं, क्या ये क्रिया बन रही है? कोई नहीं बन रही है, क्योंकि भलाई हमारी क्या है? भलाई हमारा क्या है? भलाई हमारा एक गुण है, एक विशेषण है। तो क्या है? ये क्रिया का भाववाचक नहीं है। तो ठीक है, भलाई क्या है? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? भलाई क्या है? भलाई हमारा एक विशेषण है, ठीक है, ये कोई हमारी क्रिया नहीं है। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? हमने क्या पूछा था? भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनाई जा रही, तो कौन सी हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें भलाई, क्योंकि ये तीनों ही हमारी क्रिया से बनी हुई है और इसने पूछा था नहीं का। तो चलिए आ जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और फिर बढ़ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारा। आइएगा देखते हैं क्या है। चलिए देखिए इसमें क्या दे रखा है? इसमें हमारा एक ये दे रखा है पैराग्राफ। आपको बताना है, देखिए पेपर में आपको पता है गद्यांश भी आ जाता है, 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, और बहुत सिंपल सा होता है, पता चल जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। इसके ना पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें जल्दी इजी हो जाएगा करना। आते हैं क्या दे रखा है। देखिए इसमें दे रखा है उपयुक्त, उपयुक्त गद्यांश में गहरी नींद में सोने का क्या अर्थ है? गहरी नींद में सोना, तो थोड़ा देखो आप अगर इसे पैराग्राफ ना भी पढ़ें तो गहरी नींद में सोने का क्या होता है? मतलब जिसे कुछ होश ना हो, जो बिल्कुल पता नहीं हो क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए क्या देखा है? परिश्रमी होना, ठीक है, बेखबर होना, सी दे रखा है हमारा चिंता युक्त होना, और फोर्थ दे रखा है मृत्यु को प्राप्त करना। तो देखिए मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि क्या होता है गहरी नींद में सोना, मतलब बेखबर होना। कहते हैं ना घोड़े बेच के सो रहा है, तो इस तरह से। तो हमारा कौन सा आंसर है? आप इसको बिना पैराग्राफ पढ़े अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला क्या आ जाएगा हमारा इसमें आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बी। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? बी। तो देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। तो अगर आपको पता है हमें टाइम सेव करना है अपना, तो जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए वो ज्यादा बेहतर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका कौन सा है फिर। देखिए इसमें दे रखा है उपयुक्त काव्यांश के अनुसार, उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहीं नहीं जाने देगा, ठीक है, कहीं नहीं जाने देगा। थोड़ा सा इसका पैराग्राफ दिखाती हूं मैं आपको कि पैराग्राफ में क्या दे रखा है। आइएगा एक मिनट, पैराग्राफ देख लेते हैं इसका क्या दे रखा है पैराग्राफ में। देखिए आ जाते हैं पैराग्राफ पे। ये क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है अब नए गहरी नींद में तुम सोओगे गीत गाकर। वैसे आप देखो पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन बिना पढ़े भी इसमें काम हो सकता है। इसमें कवि क्या कह रहा है कि है ना आपको पतन की ओर नहीं जाने देना, और इसमें क्या रहा है? बेखबर नहीं होना चाहिए, और ये इस बारे में बात कही गई है। तो ये पैराग्राफ में दिया गया है। तो इसका है ना क्वेश्चन देख लेते हैं, इस पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है? इसने दे रखा है उपयुक्त काव्यांश के अनुसार कवि लोगों को कहीं नहीं जाने देगा। कवि क्या चाहता है कि क्या होता है? लोग पतन की ओर ना जाएं, वे वृद्धि करें, अच्छे से अपने विकास करें, तो वे पतन की ओर ना जाएं। तो इस बारे में बात कही गई है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा इसमें हमारा सी। कोई बात आपको क्लियर? चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आएगा देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए आते हैं।
देखिए क्या दे रखा है इसमें दे रखा है उपयुक्त काव्यांश में कवि किस तरह के व्यक्तियों को क्या करता है, किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है कि कैसे व्यक्ति हैं। मतलब आपको पता है अगर वो मतलब बेखबर है जो, तो क्या चाह रहा होगा कि जो पतन की हो रहे हैं वे अपने मतलब काम के लिए अग्रसर हों, वे अब मेहनत करें, तो इस तरह की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं क्या दे रखा है। जो अत्यधिक प्रेरित है उसके बारे में बात कर रहा है। जब प्रेरित होते तो फिर उसे मोटिवेट ही क्यों करता है, आपको पता है इसका मतलब प्रेरित नहीं है हमें। तो जैसे दे रखा है जो बहुत परिश्रमी है, परिश्रमी है उनको भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दे रखा है जो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो ये तो सारे ही मोटिवेट है, लेकिन कभी उनको उजागर करना चाहता है जो मोटिवेट नहीं है, जो पतन की तरफ है उनको करना चाहता है। तो 4th नंबर पे हमारा कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर हो, तो उनको ही तो कहेगा ना। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारे इसमें डी। चलिए आंसर क्या आ जाएगा इसमें, आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा आंसर डी। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दे रखा है, आते हैं। तो देखिए है ना हमारे पैराग्राफ के हमारे 3 क्वेश्चन दे रखे थे, हो गए कंप्लीट। तो इजी सा ही दे देता है, कभी कभी आ भी जाता है और कभी नहीं भी आता है, दोनों ही बातें होती हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इसमें, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा, मैं खाना खा चुका था इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। अब भूतकालिक भेद क्या होता है, देखिए जो काम हो चुका, बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। और इसके हमारे कितने भेद होते हैं, इसके होते हैं हमारे 6 भेद। 6 भेद कौन कौन से, एक बार देख लीजिएगा। जैसे मैं कहती हूँ सामान्य, कौन सा कहती हूँ, सामान्य मतलब सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। सेकंड नंबर पे कौन सा आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा आसन्न भूत। क्या आता है, आसन्न भूत। थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है, थर्ड पे आ जाता है हमारा पूर्ण भूत, हमारा पूर्ण भूत। फोर्थ पे कौन सा आ जाता है, फोर्थ पर आता है हमारा कौन सा आता है, हमारा अपूर्ण भूत। ये हो गया हमारा अपूर्ण भूतकाल। अब आ जाता है फिफ्थ पे, फिफ्थ पे आइएगा। फिफ्थ पे कौन सा हो जाता है, एक होता है हमारा संदिग्ध भूत। कौन सा होता है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पे कौन सा हो जाएगा, ये होता है हेतु हेतु मदभूत। कौन सा होता है, हेतु हेतु मदभूत। तो इस तरह से क्या है, ये भूतकाल के हमारे 6 भेद होते हैं। अब इसने पूछा है उसमें देख लेते हैं क्या है। देखिए क्या दे रखा है, इसने कहा है पूर्ण भूत। मैं खाना खा चुका था, इसका मतलब क्या है, कार्य बीते हुए समय में क्या हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। और जहां पर कार्य बीते हुए समय में पूर्ण हो जाए वहां पर कौन सा भूतकाल हो जाएगा, हमारा पूर्ण भूतकाल। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा इसमें, आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर पूर्ण भूतकाल। देखिए आसन्न भूत क्या होता है, आसन्न भूत होता है कि जब पर क्रिया ना अभी अभी समाप्त हुई है, ठीक है, उसमें ये होता है। और ये सामान्य भूत, जैसे मैंने पानी पिया, ये क्या हो गया हमारा सामान्य भूतकाल। और थर्ड पे संदिग्ध, इसमें क्या होता है, कंफर्म नहीं होता। जैसे मैंने कहा आपसे बस छूट गई होगी, पता नहीं, मैं एक आइडिया लगा रही हूं कि बस छूट गई होगी, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा हमारा फर्स्ट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए देख लेते हैं क्या है हमारा। आइएगा क्या दे रखा है, देखते हैं। इसमें से विभक्त रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है। विभक्त रस का इसने क्या पूछा है, स्थायी भाव क्या है। देखिए रस क्या होता है, किसी कविता को पढ़कर या सुनकर आपके हृदय में जो आनंद की अनुभूति होती है वो क्या कहलाता है, हमारा रस कहलाता है। और रस कितने होते हैं हमारे, 9। तो ज्यादातर हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्थायी भाव पूछ लेते हैं। तो इसमें भी देखिए स्थायी भाव पूछा है विभक्त रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं क्या दे रखे हैं। देखिए दे रखा है शोक, ए पे दे रखा है शोक, बी पे दे रखा है जुगुप्सा, सी पे दे रखा है हमारा उत्साह, और हमारा फोर्थ पे क्या दे रखा है, घृणा। तो देखिएगा इसका क्या होता है, विभत्स का होता है हमारा क्या होता है, विभत्स का होता है हमारा जुगुप्सा। चलिए इसकी थोड़ी सी और लिखवा देती हूँ। देखो जैसे होता है शांत का, शांत का क्या पूछते हैं, मान लीजिए रस है और ये यहाँ लिखते हैं इसका स्थायी भाव, स्थायी भाव आ जाता है। एक आधा क्वेश्चन ना इससे जरूर रिपीट हो जाता है स्थायी भाव से। जैसे शांत का क्या हो जाता है, शांत का होता है हमारा निर्वेद, ठीक है। शांत का क्या हो जाएगा, शांत का हो जाए निर्वेद। भयानक का क्या होता है, भयानक का हो जाता है हमारा भय। क्या हो जाता है भयानक का, भय। और कौन सा होता है, जैसे आपको बताते हैं श्रृंगार, इसका बहुत पूछ लेते हैं। श्रृंगार का क्या होता है, श्रृंगार का हो जाता है हमारा रति। कोई बात नहीं क्लियर। जैसे आप कहते हैं आपको ये हो गया। और आपको होता है हास्य का क्या होता है, हास्य का होता है हास। तो ये क्या है, ये हमारे रस है और ये स्थायी भाव है। तो ये ज्यादातर हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको लिखवा दिया। तो आंसर क्या हो गया इसका हमारा बी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए आइएगा देखते हैं क्या है, क्या दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें से धड़ाका में कौन सा प्रत्यय है, आपको क्या बताना है, प्रत्यय है। अब देखिए प्रत्यय क्या होते हैं,
मैंने आपको बताया था प्रत्यय क्या होते हैं, ये शब्द के अंत में जोड़ते हैं, और शब्द के अंत में जोड़कर क्या करते हैं, या तो उसमें विशेष लाते हैं या उसमें कोई परिवर्तन ला देते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। चलिए देख लेते हैं। इसने पूछा धड़ाक, धड़ाक देखिए जैसे लिखा है ये धड़ाक, तो आपको पता है लास्ट में जुड़ते हैं, तो देखिए डाक, ये इसे क्या बोलो, इसमें से आ निकाल लीजिए तो क्या हो जाता है हमारा आग, तो क्या है इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा इसमें आग। इस तरह से आप पहचान सकते हैं प्रत्यय हमारा कैसे निकालेगा, इसको किसी का भी हो ना पीछे का देखेंगे तब उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रत्यय इसमें क्या लगा है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं, इसमें आंसर कौन सा हो गया हमारा सी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए देख लेते हैं क्या दे रखा है, आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें दे रखा है, इसमें से अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है। देखिए है ना, आपको पता है जैसे मान कोई बौद्ध धर्म को मानता है, ठीक है, वो बौद्ध कह देते हैं, जैसे जैन धर्म को मानता है उसे जैन कह देते हैं, तो इसी तरह से ये जो होते हैं अभिनव गुप्त, इन्होंने क्या माना है, इन्होंने क्या है ना शैव धर्म को मानते हैं। और क्यों शैव धर्म को क्या होता है, देखिए जो शिव जी को मानते हैं और शिव जी के नामों की उपासना करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शैव कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अभिनव गुप्त का प्रमुख दार्शनिक मत क्या है, शैव है, क्योंकि ये क्या होता है, शिव को मानने वाले हैं, शिव की पूजा करने वाले, शिव की उपासना करने वाले हैं। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आइएगा। चलिए आते हैं, क्या है, क्या दे रखा है देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है। पर्यायवाची आपको पता है अनेकार्थी शब्द, मतलब एक उसके कई सारे वो होते हैं, तो दे रखा है इसमें कौन कौन सा दे रखा है, पहले दे रखा है व्योम, आकाश का व्योम होता है, धरा होता है, तम होता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आकाश का क्या क्या होते हैं, आकाश के हमारे होते हैं, देखिए व्योम दे रखा है, और क्या हो जाता है आकाश का, जैसे हमारा आकाश का होता है अंबर, अंबर, ठीक है, व्योम तो इसमें दे रखा है, क्या हो जाता है अंबर, और क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, आसमान, आसमान, और क्या हो जाता है, जैसे हो जाता है हमारा दिव और नभ, नभ, ठीक है, नभ, ये सारे क्या हो जाते हैं, ये सारे हमारे किसके हो जाते हैं, ये हमारे आकाश के हो जाते हैं। तो अब देखो धरा, धरा किसे कहते हैं, जैसे आपको बढ़ती हूं, धरा किसे कहते हैं, जैसे धरती, ठीक है, धरती, ठीक है, इला, धरणी, धरती, इला, धरणी, ये सब की क्या है, हमारे किसके हैं, ये हमारे सब धरा के हैं। तम का क्या होता है, 1 सेकेंड, क्या हुआ, एक बार रुक जाओ, दोबारा लिख देती हूं मैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, व्योम का क्या हो जाता है, व्योम का क्या होता है हमारा आकाश, आकाश का होता है आकाश, ठीक है, नभ होता है इसका, नभ, गगन, क्या होता है गगन, और क्या हो जाता है इसका मां आसमान, आसमान, या फिर क्या हो जाता है आसमान, और क्या हो जाता है हमारा आसमान के अलावा हमारा होता है फलक, क्या होता है फलक, और क्या हो जाता है हमारा दिव। ये सब क्या है, ये सब हमारे किसके हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। चलिए धरा का जैसे क्या होता है, धरा माने धरती, धरती, ठीक है, धरा, धरणी, ये सब क्या होते हैं, ये हमारे किसके होते हैं, धरा के होते हैं। अब तम माने क्या होता है, तम माने क्या होता है अंधकार, तो एक किसका है, तम किसका है हमारा, ये है हमारा अंधकार, अंधेरा, ठीक है, अंधेरा, अंधेरे का क्या हो जाता है अंधकार, अंधेरे का क्या होता है अंधकार, क्या हो जाता है तिमिर, तिमिर, और क्या हो जाता है तम, तम, और क्या हो सकता है इसका तमस, ये सारे क्या होते हैं हमारे अंधेरे के होते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पर्यायवाची हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसमें, हमारा आंसर आ जाएगा इसमें ए, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा फर्स्ट ए आ जाएगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चलिए आइएगा देखते हैं क्या ही दे रखा है इसमें। देखिए दे रखा है विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। देखिए विरोधाभास अलंकार, पहले तो अलंकार क्या होते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, आपको पता है अलंकार के हमारे कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के हमारे क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। अलंकार के कितने भेद होते हैं, अलंकार के भेद कितने होते हैं हमारे 3 होते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे भेद कितने हैं तो 3 होते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा शब्दालंकार, फर्स्ट नंबर पे आता है शब्दालंकार। सेकंड नंबर पे क्या आ जाता है, सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारा अर्थालंकार। कौन सा आ जाता है हमारा, अर्थालंकार। और थर्ड नंबर पे कौन सा आ जाता है हमारा, थर्ड नंबर पे आ जाता है हमारा उभयालंकार। कौन सा, उभयालंकार।
तो इस तरह से क्या है, हमारे अलंकार के 3 भेद हैं। लेकिन हमारे से ज्यादातर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो शब्दालंकार और अर्थालंकार पूछे जाते हैं। इन दोनों को पूछा जाता है, लेकिन क्वेश्चन आएगा भेद कितने हैं, तब आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे हमारे अलंकार के 3 भेद हैं। चलिए तो फिर देख लेते हैं क्या दे रखा है। विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? तो किसके अलंकार की श्रेणी में आता है? ये आता है हमारा अर्थालंकार। देखिए, जहां पर काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ाई जाए वो होता है हमारा अर्थालंकार। जहां पर काव्य की, सेकंड नंबर पे रखा है शब्दालंकार, जहां पर काव्य की शोभा शब्द के माध्यम से बढ़ेगी वो हो जाएगा हमारा शब्दालंकार। और देखा का खा दोनों तो हो नहीं सकते, या तो का होगा या खा होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा आंसर ए। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या दे रखा है इसमें, आइएगा। चलिए ये थे हमारे, क्या थे, ये आज के हमारे सारे क्वेश्चन थे। तो आप बताइएगा, मैं आपको धीरे धीरे, देखो ज्यादा नहीं ले रही हूँ, 10 ले रही हूँ, इसमें थोड़ा सा बताती चल रही हूँ, और इस तरह से हम अपने सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करेंगे। तो प्लीज बताइएगा आपको क्लास कैसी मिली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।